नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। 5 महीनों तक मणिपुर में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त रहा। मामला था 7 नए जिलों के गठन का। पिछली कांग्रेस सरकार ने जब इन नए जिलों के गठन का ऐलान किया तो नगा संगठन सड़कों पर उतर आए। आधिकारिक ऐलान से पहले ही 1 नवंबर से 2 राष्ट्रीय राजमार्गों पर यूनाइटेड नगा काउंसिल ने नाकेबंदी कर दी। वक्त गुजरने के साथ साथ पूरे मामले में मणिपुर में कोहराम मच गया, लेकिन चुनाव में उलझी सरकार और राजनीतिक पार्टियों के लिए नाकेबंदी महज एक मुद्दा बनकर रह गया। बीजेपी ने घोषणा की कि सत्ता में आते ही नाकेबंदी खत्म कर दी जाएगी और नई सरकार बनते ही इस पर अमल भी किया गया। आखिरकार 139 दिनों से चल रही आर्थिक नाकेबंदी खत्म हुई। विशेष में आज इस नाकेबंदी के तमाम पहलुओं से आपको रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि क्यों हुई थी ये नाकेबंदी, इनमें कौन कौन से संगठन शरीक थे, तराई और पहाड़ी जिलों के बीच क्या तकरार है और इससे जनजीवन पर कितना प्रभाव पड़ा। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। जी हां, तो मणिपुर में करीब 5 महीने से जारी आर्थिक नाकेबंदी रविवार आधी रात से खत्म कर दी गई। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगा समूहों के बीच बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया और समझौते के तहत यूनाइटेड नगा काउंसिल के नेताओं की बिना शर्त रिहाई की जाएगी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगा समूहों के बीच बातचीत के बाद आखिरकार मणिपुर में 139 दिनों से चली आ रही आर्थिक नाकेबंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। इससे पहले सरकार और नगा समूहों के बीच बातचीत विफल रही थी। आखिरकार 3 बैठकों में हल निकला और सभी पक्ष आपसी रजामंदी से नाकेबंदी खत्म करने पर सहमत हो गए। I am very lucky and our government is very lucky that United Naga Council have listened our request and on humanity ground they left it, and I really appreciate their attitude shown to us, and we will definitely reciprocate what they have done to us, to the peoples of Manipur. समझौते के तहत नगा लोगों के अलावा छात्रों पर आर्थिक नाकेबंदी के दौरान दर्ज किए गए सभी मुकदमे हटा लिए जाएंगे। यूनाइटेड नगा काउंसिल यानी यूएनसी के सभी नेताओं को बिना शर्त रिहा किया जाएगा। समझौते से जुड़े घोषणा पत्र पर केंद्रीय गृह मंत्रालय और मणिपुर सरकार के अधिकारियों के अलावा यूएनसी के नेताओं और ऑल नगा स्टूडेंट एसोसिएशन के नेताओं ने दस्तखत किए। इतने दिन से मणिपुर के लोग जो जूझ रहे थे, जो बेसिक खाने पीने का चीज का भी दाम आसमान छू रहे थे, अब ये खत्म हो गया। रास्ता जो है साफ हो गया और अभी मणिपुर के लोगों को कोई किसी तरह का परेशानी नहीं होगा। इससे पहले 4 और 7 फरवरी को बातचीत के जरिए नाकेबंदी खत्म करने की कोशिशें नाकाम रही थीं। इस दौरान राज्य में चुनाव के बाद नई सरकार का गठन हुआ तो सभी पक्षों के बीच एक बार फिर बातचीत शुरू हुई और आखिरकार 5 घंटों तक चली वार्ता के बाद समझौते का ऐलान कर दिया गया। इसके बाद यूएनसी के 2 नेता भी रिहा कर दिए गए। Government of Manipur accommodate our sentiment, our opinion, and also the government of India also accommodate the sentiment of the Naga people, for which we have agreed upon it. दरअसल राज्य की इबोबी सिंह सरकार ने चुनाव से पहले मणिपुर में 7 नए जिले बनाने का ऐलान किया। इसके खिलाफ 1 नवंबर को यूएनसी ने आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान कर दिया। इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 2 और राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर परिवहन रोक दिया गया। तब से नाकेबंदी खत्म करने की कई स्तर पर कोशिशें चल रही थीं। बीजेपी समेत कई विपक्षी दलों ने इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया था। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। मणिपुर में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने दावा किया कि आर्थिक नाकेबंदी का चुनावी प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी ये राजनीतिक मुद्दा जरूर बना रहा। हाल के सालों में मणिपुर के नगा समुदाय और राज्य की बाकी आबादी के बीच अविश्वास बढ़ा है। इस अविश्वास को करीब 5 महीने तक चली आर्थिक नाकेबंदी की बड़ी वजह बताया जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले शुरू हुई इस नाकेबंदी का राज्य की राजनीति पर असर साफ दिख रहा है। बीजेपी के नगा पीपल्स फ्रंट के साथ रिश्ते अच्छे हैं। इसका फायदा पार्टी को चुनाव के बाद मिला। राज्य में किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। ऐसे में एनपीएफ के 4 विधायकों का बीरेन सिंह की सरकार को समर्थन
काफी अहम माना जा रहा है। इलेक्शन के दौरान इस नाकेबंदी को मेन इशू बना के अपना वोट बटोरने की कोशिश करी, जो कि आप देखिए ये नई सरकार आई, आते ही 48 घंटों के बाद नाकेबंदी खत्म हो गई, क्योंकि पॉलिटिकल विल थी, इसलिए खत्म हुई। आर्थिक नाकेबंदी मणिपुर विधानसभा चुनाव में काफी बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा। नाकेबंदी की वजह से स्थानीय लोगों को बेहद मुसीबतों का सामना करना पड़ा। राज्य में रसोई गैस, पेट्रोल डीजल के अलावा कई जरूरी चीजों की किल्लत हो गई। खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छूने लगे। चिकित्सा सुविधाएं अवरुद्ध हो गई। इसके चलते लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा। आखिरकार जब चुनाव हुए तो इसका खामियाजा सत्ताधारी कांग्रेस को उठाना पड़ा। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफ़ी बिगड़ गई थी, वायलेंस हुई थी, तो इस बीच चुनाव हुआ। ये चुनाव में जो ये था, जो वोटर टर्नआउट था 80% के ऊपर था। वो अपने आप में एक कहानी बताती है कि क्या हो रहा है, मणिपुर के लोग कैसे देख रहे थे, कितने त्रस्त थे। राजनीतिक नजरिए से ही नफा नुकसान नहीं देखा जा सकता। नाकेबंदी के अलावा इस दौरान मणिपुर में कई आतंकवादी हमले भी हुए। इसके लिए स्थानीय लोगों ने नगा संगठनों को दोषी माना। इसके नतीजे में नगा समुदाय के खिलाफ लोगों में नाराजगी बढ़ी है। इसका असर आने वाले समय में नगा समुदाय के दूसरे समुदाय के साथ रिश्तों और राज्य की कानून व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। उन्होंने कोशिश की कि कुकीज और नागाज को डिवाइड कर दिया जाए, ये नए डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करके, और वो उसमें सफल भी हुए, क्योंकि कुकीज जो सदर हिल मांग रहे थे बहुत टाइम से, उनकी भी डिमांड रही है, उनको कामपोपी नाम में एक नया डिस्ट्रिक्ट दे दिया। उससे नागाज भी नाराज हैं अभी भी। हालांकि अब नाकेबंदी हटाने समझौते के बाद राज्य में उम्मीद का माहौल बना है। नई सरकार की जिम्मेदारी है कि वो नगा समुदाय और बाकी मणिपुर वासियों के बीच अविश्वास कम करे। नगा समुदाय बृहत्तर नागालैंड का हिस्सा माने जाने वाले इलाके पर दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। इधर मणिपुर के विभाजन की बात आते ही वहां हिंसक माहौल बन जाता है। ऐसे में समस्या का स्थायी हल खोजा जाना जरूरी है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। करीब 5 महीनों तक मणिपुर में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त रहा। आर्थिक नाकेबंदी के चलते जरूरी सामानों की आपूर्ति बाधित रही। नगा संगठन एकजुट होकर इस नाकेबंदी के पक्ष में अड़े रहे। लेकिन क्यों हुई ये नाकेबंदी, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह ने मणिपुर में 7 नए जिले बनाने का जब ऐलान किया तो नगा संगठन खुलेआम विरोध पर उतर आए। 7 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर अधिसूचना जारी कर इन जिलों का निर्माण किया गया। लेकिन उससे पहले ही 1 नवंबर को इस फैसले के विरोध में यूनाइटेड नगा काउंसिल ने आर्थिक नाकेबंदी शुरू कर दी। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 और 37 को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इसके बाद प्रदेश में हाहाकारी माहौल बन गया। चुनाव से ठीक पहले इस आर्थिक नाकेबंदी और नगा संगठनों के विरोध का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। मणिपुर में पहले 9 जिले थे। इम्फाल पूर्वी, इम्फाल पश्चिमी, थौबल और बिशेनपुर तराई के जिले थे, जबकि उखरूल, सेनापति, तमेंगलोंग, चांदेल और चुराचंदपुर पहाड़ी जिले थे। इम्फाल पूर्वी और इम्फाल पश्चिमी को मिलाकर मणिपुर की राजधानी का दर्जा हासिल था। इम्फाल पूर्वी का एक हिस्सा असम की सीमा से सटा था। पहाड़ के सभी 5 जिले आदिवासी बहुल जिले थे। उखरूल, सेनापति, तमेंगलोंग और चांदेल मोटे तौर पर नगा बाहुल्य जिले थे, जबकि चुराचंदपुर में कुकी और जोमी जनजाति बहुसंख्यक थे। इम्फाल समेत घाटी यानी तराई के सारे जिले छोटे लेकिन सघन आबादी वाले थे। कांग्रेस सरकार ने चुनाव से चंद महीने पहले प्रदेश के 9 जिलों को काटकर 16 जिले बना दिए, यानी 7 नए जिलों की घोषणा की। इनमें बिशेनपुर और इम्फाल पश्चिमी को पहले की ही तरह रखा गया, लेकिन बाकी जिलों के हिस्सों को काटकर इन 7 जिलों का निर्माण हुआ। 7 नए जिले हैं कांगपोकपी, तेंगनोपाल, फेरजौल, नोनी, जिरीबाम, कामजोंग और काकचिंग। कांगपोकपी में कुकी जनजाति नगा बहुल सेनापति से अलग होकर नए जिले की मांग कर रही थी, लेकिन तेंगनोपाल को नगा बहुल चांदेल से अलग कर दिया गया। ठीक इसी तरह से
फेडजॉल को कुकी बहुल चुराचंदपुर से अलग किया गया, नोनी को नगा बहुल तमेंगलोंग से अलग किया गया, इम्फाल पूर्वी के सीमावर्ती हिस्से को अलग कर जिरीबाम जिला बनाया गया, उखरूल से काटकर कामजोन बनाया गया, जबकि चांदेल के ही कुछ हिस्से को जोड़कर काकचिंग बनाया गया। कांग्रेस सरकार ने तर्क ये दिया कि ये जिले स्थानीय लोगों की वर्षों पुरानी मांगों के चलते बनाए गए। साथ ही प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से भी नए जिलों को कांग्रेस ने बेहतर करार दिया। लेकिन पहाड़ी इलाकों में इसे लेकर विरोध शुरू हुआ तो कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। इनमें एन बीरेन सिंह भी शामिल थे। उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और इस वक्त वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ज्यादातर नगा बहुल इलाकों से काटकर ही ये जिले बनाए गए, इसलिए नगा समुदाय इसके विरोध में मुखर हो गया। नगाओं ने कहा कि नए जिलों का निर्माण असल में नगा आबादी को बांटने की साजिश है। विरोधियों ने यह भी कहा कि इन जिलों के ऐलान से पहले सरकार ने हिल एरिया कमेटी से मशवरा नहीं लिया। असल में संविधान की धारा 371C के तहत पहाड़ी इलाकों के जनजातियों के अधिकार की रक्षा के लिए इस समिति से सलाह मशविरा जरूरी है। आर्थिक नाकेबंदी के 1 महीने बाद यूएनसी के 2 बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तो विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया। आर्थिक नाकेबंदी के पीछे इनर लाइन परमिट से जुड़े 3 विधेयकों को भी कारण बताया जा रहा है। यूनाइटेड नगा काउंसिल ने इन तीनों विधेयकों को रद्द करने की मांग की। इसके बाद सरकार की तरफ से बातचीत की कई कोशिशें हुई, लेकिन सारी नाकाम साबित हुई। विधानसभा चुनाव में नगा समुदाय एकजुट होकर कांग्रेस के विरोध में सामने आए और बाद में नगा पीपल्स फ्रंट ने बीजेपी के साथ मिलकर मणिपुर की सरकार बनाई। इसके बाद त्रिस्तरीय बातचीत में इस नाकेबंदी को खत्म करने का ऐलान हुआ। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि इस नाकेबंदी से दरअसल मणिपुर की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा। दिल से दिलों की बात। I was an actor by accident. सामने होने के बावजूद आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? न कोई शह, न कोई मात। जब मैं डायरेक्ट करता हूँ तो मेरे ऊपर एक स्टूडियो होता है, उसका पेट हमेशा ठीक नहीं होता है। जिस इंसान के अंदर डिसिप्लिन है, वो इंसान जो है जमीन से उठ के आसमान को छू सकता है। जिंदगी के सफर की कहीं अनकही बात। ऐसा मैं कुछ और कर लेता तो जो मैं और इससे बड़ा बन जाता तो मैं नहीं सोच सकता। अब मुश्किल है बताना किसका गाना कौन गा रहा है। कामयाबियां, नाकामियां, शोहरत आती है और एक वक्त के बाद चली जाती है। चुनौतियां और चिंताएं। फिल्मों से कोई भी गिला है, आपको समाज को ठीक कीजिए, वो खुद बहुत ठीक हो जाए। मेरे ख्याल में रुलाता नहीं हूँ, मैं रोता हूँ। अंतरंग चर्चाएं। ये बहुत बड़ा संगीतकार बनेगा, अपना सच बोलता है। हल्की फुल्की चुटकियां। ये सिलसिला धुकधुकी का जो है वो हमेशा से कायम रहा है। तेरी अखियां दो नाली, तेरी बत्तियां दो नाली, लगे राइफल सा झटका तो हार तौबा। दिलचस्प दास्तानों का एक अनोखा सिलसिला। देखिए गुफ्तगू, रविवार रात 10:30 बजे और सोमवार शाम 4 बजे। नवंबर 2016 में शुरू हुई आर्थिक नाकेबंदी को खत्म करने की कई कोशिशें हुई, लेकिन नई सरकार बनने तक नाकेबंदी बदस्तूर जारी रही। इस दौरान कई उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन न तो पिछली कांग्रेस सरकार ही नगाओं की मांग मानने को तैयार दिखी और न ही यूनाइटेड नगा काउंसिल अपनी मांग से रत्ती भर हिली। ये तस्वीरें हैं मणिपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग की। 1 नवंबर 2016 को यूनाइटेड नगा काउंसिल ने राष्ट्रीय राजमार्ग 2 और 37 पर नाकेबंदी का ऐलान किया। ये दोनों राजमार्ग इम्फाल मोरे रोड को जोड़ते हैं। 15 दिनों तक जारी नाकेबंदी के बाद जब हालात अस्त व्यस्त हो गए तो 15 नवंबर को गृह मंत्रालय के एक शिष्टमंडल ने यूएनसी से मुलाकात की, लेकिन कोई ठोस समझौता नहीं हो पाया।
25 नवंबर 2016 को यूएनसी के समर्थन में कई नगा संगठन उतर आए। यूएनसी ने पूरे बंद का ऐलान किया। इनके 2 शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया। गिरफ्तारी के बाद हालात और खराब होने लगे। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों पर मौजूद गाड़ियों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इस दौरान नगा पीपुल्स फ्रंट भी खुलकर 7 जिलों के विरोध में उतर गया और नाकेबंदी खत्म करने को लेकर सरकार और नगा संगठन एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपने लगे। If social situation is not improved, things can happen at any time. So it is a government's responsibility to finish up, to come to the conclusion of this blockade. सरकार अड़ी रही और 8 दिसंबर 2016 को आखिरकार 7 नए जिले बना दिए गए। मुख्यमंत्री इबोबी सिंह ने कहा कि ये प्रशासनिक फैसला है। 9 दिसंबर को सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया। प्रदेश में जिलों की संख्या 9 से बढ़कर 16 हो गई। एक तरफ नगा इसके विरोध में थे तो दूसरी तरफ मैती और कुकी ने फैसले का स्वागत किया। तकरार बढ़ी तो तराई में मैतियों ने भी समानांतर नाकेबंदी का ऐलान कर दिया। खास करके वैली के लोगों के बीच बहुत बुरा असर पड़ा। एसेंशियल कमोडिटीज, पेट्रोल प्राइस, डीजल के दाम, एलपीजी के दाम, मेडिसिन, सब चीज़ की स्कैसिटी हो गई, सबकी चीज़ की दाम बढ़ गई थी। लोग काफ़ी परेशानी में थे। उधर अगर नागालैंड हिल्स में अगर नागाज ने ब्लॉकेट कर दिया तो बाद में मेतीज ने वैली में कर दिया, तो दोनों एक तरह से सारा चीज़ जो है मणिपुर में ठप हो गया। एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे थे। धीरे धीरे विरोध प्रदर्शन हिंसक होने लगा। 15 दिसंबर 2016 को पुलिस के 3 जवानों की हत्या कर दी गई। 9 जवान घायल हो गए। 20 दिसंबर को नगा स्टूडेंट फेडरेशन ने नगा बहुल इलाकों में दूसरे इलाकों की गाड़ियों के प्रवेश पर प्रतिबंध का ऐलान किया। प्रशासनिक स्तर पर खलबली मची तो बातचीत की नई पहल की गई, लेकिन सरकार नगाओं की मांग मानने को तैयार नहीं दिखी। राज्यपाल ने भी नाकेबंदी वापस लेने की मांग की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इंटरलॉक्यूटर जो है उससे भी मैंने बुला के बात की कि किस हद तक बातचीत हो रही है। मैं हर प्लेटफॉर्म से जिन भी लोगों से मिलती हूँ या किसी भी कार्यक्रम में जाती हूँ, मैं यह अपील करती हूँ ब्लॉकेट करने वालों से कि वो ब्लॉकेट उठा लें। इस बीच केंद्र सरकार ने भी मामले में हस्तक्षेप किया। 23 दिसंबर को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नागालैंड के मुख्यमंत्री टी.आर. ज़ेलियांग से फोन पर बातचीत की। दोनों के बीच गाड़ियों की आवाजाही में सुरक्षा सुनिश्चित करने पर बात हुई। साथ ही नाकेबंदी हटाने को लेकर भी बातचीत हुई। 27 दिसंबर को नगा स्टूडेंट्स फेडरेशन ने केंद्र और मणिपुर सरकार की अपील पर 8 दिनों के लिए मणिपुरी गाड़ियों के लिए नाकेबंदी हटाने का ऐलान किया। 31 दिसंबर को मुख्यमंत्री इबोबी सिंह ने कहा कि वो 7 नए जिलों के फैसले से वापस नहीं हटेंगे। 1 जनवरी 2017 को सरकार ने ठप पड़ी इंटरनेट और मैसेज सेवा को फौरी तौर पर बहाल कर दिया। जानकार मानते हैं कि कांग्रेस सरकार ने ईमानदारी से नाकेबंदी को खत्म करने की दिशा में काम नहीं किया। मणिपुर सरकार ने ये फैसला लिया इलेक्शन से कुछ दिन पहले कि 7 नए डिस्ट्रिक्ट बना दिए जाएं, तो उसका विरोध यूएनसी पहले से ही कर रही थी, तो इसीलिए नाकेबंदी उन्होंने शुरू करी कि अगर आप हमसे कंसल्ट किए बिना ऐसी कुछ क्रिएट करते हो जिसमें हम जहां हमारा समुदाय के लोग ज़्यादा हैं, हम माइनॉरिटी में हो जाते हैं, आपने हमें कंसल्ट भी नहीं किया, तो उसके अगेंस्ट ये लोग एजिटेट कर रहे थे। इस बीच चुनाव का ऐलान हुआ, लेकिन मामला जस का तस बना रहा। 18 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री इबोबी सिंह से बात की और उनसे कहा कि नाकेबंदी खत्म करने की दिशा में कदम उठाया जाए। 7 फरवरी को त्रिस्तरीय बातचीत हुई, लेकिन ये भी बेनतीजा साबित हुई। इसके बाद राज्य में चुनाव का माहौल बन गया और नाकेबंदी से ज्यादा सरकार और राजनीतिक पार्टियों का जोर चुनावी समीकरण पर बना रहा। बीजेपी ने वादा किया कि सत्ता में आने पर वो नाकेबंदी को खत्म करेगी। 15 मार्च को नई सरकार बनी और 19 मार्च की रात में त्रिपक्षीय बातचीत के बाद नाकेबंदी खत्म हो गई। अखिलेश सुमन के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। मणिपुर में बंद और नाकेबंदी कोई नई बात नहीं है। दरअसल 29 लाख की आबादी वाले इस छोटे से राज्य में भौगोलिक और जनजातीय समूहों के बीच कई मुद्दों पर खटास रहती है और ये अक्सर झड़पों, हड़तालों और बंदों की शक्ल अख्तियार कर लेती है। आइए देखते हैं कि इन बंदों और नाकेबंदियों से राज्य की माली हालत पर कितना बुरा असर पड़ता है।
कभी जिलों के गठन को लेकर तो कभी इनर लाइन परमिट का विवाद। मणिपुर पिछले कई दशकों से ऐसी झड़पों का गवाह रहा है। दरअसल 29 लाख की आबादी वाले मणिपुर में करीब 36 अनुसूचित जनजातियां रहती हैं, तो मैतेई जैसी बहुसंख्यक लेकिन गैर मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियां भी निवास करती हैं। लेकिन निवास और दूसरे मसलों को लेकर अक्सर पहाड़ी और तराई के समुदायों के बीच यहाँ झड़पें देखने को मिलती हैं। इन झड़पों के बाद अक्सर एक दूसरे के खिलाफ नाकेबंदी और विरोध में बंद मणिपुर की जनता के लिए आम हो चुके हैं। लेकिन इन बंदों और नाकेबंदियों का राज्य के विकास और अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है। हाल ही में 5 महीने तक चली आर्थिक नाकेबंदी के आर्थिक नुकसान का आकलन अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन गैर सरकारी संगठनों के अध्ययन बताते हैं कि मणिपुर को हर बंद के बाद 36 करोड़ रुपए रोजाना और नाकेबंदी के बाद 3 करोड़ 9 लाख रुपए रोजाना का नुकसान होता है। इसके अलावा नाकेबंदी के बाद जरूरी सामानों के दाम बढ़ना भी आम लोगों की मुश्किलें बढ़ाता है। हाल ही की नाकेबंदी के बाद इम्फाल में पेट्रोल के दाम 300 से 500 रुपए प्रति लीटर बिकने की खबरें मिली। इसी तरह सब्जियों और राशन के दाम बढ़ने से भी आम लोगों को खासी दिक्कतें हुई। साल 2004 के बाद से कुछ सालों के सरकारी आंकड़े भी कुछ यही कहानी बयां करते हैं। मणिपुर सरकार के मुताबिक NH39 और NH53 पर हुई नाकेबंदी के बाद और दूसरे कारणों से राज्य में हुए बंद के कारण करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। 2004-05 में कुल 60 दिन आर्थिक नाकेबंदी के कारण 139.20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि बंद के कारण 106 करोड़ 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ, यानी साल भर में कुल 246 करोड़ का नुकसान। इसी तरह साल 2005-06 में कुल 97 दिन नाकेबंदी रही, इसके कारण 258 करोड़ 99 लाख का नुकसान उठाना पड़ा, जबकि बंद के कारण घाटा 294.24 करोड़ रहा। कुल मिलाकर इस साल राज्य को 553.23 करोड़ का नुकसान हुआ। 2006-07 में 77 दिन की नाकेबंदी में रोजाना 231.77 करोड़ का नुकसान हुआ, जबकि बंद के कारण 288.09 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कुल मिलाकर इस साल 520.73 करोड़ का नुकसान राज्य को उठाना पड़ा। इसी तरह 2010 में 69 दिन की नाकेबंदी में 4 करोड़ रोजाना के हिसाब से 276 करोड़ का नुकसान हुआ। 2014 में राज्य को करीब 59 करोड़ का घाटा उठाना पड़ा, जबकि 2015 में 74 करोड़ का नुकसान हुआ। मणिपुर में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पहली बार जापानी सैनिकों ने 1943 में आर्थिक नाकेबंदी की थी। उसके बाद 1981 में ऑल नगा स्टूडेंट एसोसिएशन ने विरोध के लिए आर्थिक नाकेबंदी को हथियार बनाया। 1981 से साल 2000 के बीच कुल 340 दिन बंद और नाकेबंदी की घटनाएं सामने आई, जबकि अकेले साल 2010 में 365 में से 224 दिन बंद और नाकेबंदी के प्रभाव में रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। इजाजत दीजिए, नमस्कार।